नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज जो कहानी आप लोगों के लिए चुनी गई है, बहुत ही चर्चित कहानियों में से एक है। कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। तो आइए सुनते हैं कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की महफिल सजाता तो कोई अफीम की पिनक से ही मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है किसी को कोई खबर न थी। बटेरे लड़ रहे थे। तीतरों की लड़ाइयों के लिए पाली बधी जा रही थी। कहीं चौसर बिछी हुई थी। पौबारा का शोर मचा हुआ था। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को जैसे पैसे मिलते वे रोटियां ना खरीद कर अफीम खाते या मादक पीते थे। शतरंज ताश खेलने की बुद्धि तीव्र होती है। विचार शक्ति का विकास होता है। पेचीदा मामलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थीं। इसलिए अगर मिर्जा शहजाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय तीव्र वृद्धि करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास बेशुमार जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चौकतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिछाद बिछाकर बैठ जाते थे। मोहरें सज जाती थी और लड़ाइयों में दाव पेच होने लगते थे। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पैर और कब शाम हो गई। शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो अभी आते हैं। दफ्तर खान बिछवाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना दे जाता। फिर दोनों मित्र साथ साथ दोनों काम करते। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हें के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर और नित्य दोषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। ये बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रह जाता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को तलाड़ती रहती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से ही मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक बाजी बीत जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब मिर्जा जी घर आते थे। हाँ, नौकरों पर अपना गुस्सा उतारती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, ला आकर ले जाएं। खाने को फुर्सत ही नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दें, चाहे कुत्ता खाए या खुद खाएं। पर रूबरू वह कुछ भी नहीं कह पाती थी। उनके अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उनका नाम मीर बिगड़ू रखा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम साहब के सिर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने अपनी लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लाओ, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई और मिर्जा ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ की कि उनके सिर में दर्द हो। पति शतरंज खेले। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी ने कहा, जाकर कहे अभी चलिए, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हो जाती थी। झुलझुलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता? मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज की होती हैं। मिर्जा, जी हाँ, चला क्यों जाऊँ, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिए, वह चाल सोचिए जिसके आपके मुहरे धरे और मात हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल दूं। मीर, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन नहीं आएंगे मैं मोहरों को हाथ तक ना लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है,
चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए, पर उठने का नाम ही नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही आपको भी समझते हैं? उनके तो बाल बच्चे हैं, यह सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्ज़ा बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्ज में दोनों में 2 उंगल ऊंचे हैं, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ। नाराज़ हो जाएंगे, कौन किसी को रोटियां चला के देता है? रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा हाँ हाँ, कहीं ऐसा गज़ब ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानूँ। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवाने खास की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगा, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखें उधर तो उधर जाएं। लेकिन बेगम एक ना मानी। दीवाने खाने के द्वार तक गईं, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने एक मोहरे इधर उधर कर दी थी और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंकी, कुछ बाहर फेंके और चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ चुकी हैं। चुपके से अपने घर की राह ली। मिर्ज़ा ने कहा तुमने गज़ब किया। बेगम अब मीर साहब इधर ना आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लो खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्ज़ा घर से निकले तो हाकिम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखा तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूँ सिर चढ़ा रखा या मुनासिब नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब है कि आप बाहर क्या करते हो? घर पर इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार है? मिर्ज़ा खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमावा होगा? मीर इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर हुआ, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? अब घर पर बैठा रहता तो वह इतना बिगड़ती हैं, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर अजीब बकने दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही आप ठीक हो जाएंगे। हाँ आप इतना कीजिए कि आपसे ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब के घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन वह दीवाने खान में विषाद बिछाने लगी और मीर साहब दिन भर में रहने लगे। मीर तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा, उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाते थे। इधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था। अब 8 पहर की धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता तो कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जाकर कहते हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए हैं। यह भी कोई खेल है कि सुबह बैठे और शाम को उठे? घड़ी 2 घड़ी दिल बहलाने के लिए खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लेंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं है। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें? इस पर बेगम साहिबा कहती मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, तो क्या किया जाए?
मोहल्ले में 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे। आपस में भाँति-भाँति की अमंगल की कल्पनाएँ करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफ़िज़ है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दिहाड़े लूटी जा रही थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलतें लखनऊ में खींची आती थी और वह वेश्याओं में, भाड़े में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेजी कंपनी का ऋण दिन पर दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूना रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवाने खान में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते जिरे हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले आते। मीर साहब अपने घर जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ ही सारा मनोमलिन शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवाने खान में आ पहुँचते। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब के नाम को पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या भला सिर पर आई? यह तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से कह दिया, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर पर नहीं तो कहाँ है? नौकर, या मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊंगा, हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे हैं। जागीरदार हैं कि दिल्लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा काँप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्ज़ा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तकदीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी? हजरत आकर अपने आप ही लौट जाएंगे। मिर्ज़ा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तकदीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसे गदामियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चढ़ ली है। अब भूल कर भी घर पर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे ही निकल खड़े होते और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियों भरे और गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब सफ़ाउद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मंदारियाँ लेते मस्जिद में पहुँचे, दरी बिछाते, हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र न होती। किस्त साह आदि दो एक शब्द के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर की देश की राजनीति दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों से होकर, डर था कि किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेगार में पकड़े जाएंगे। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई पड़े और वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किस्त बचाइए। यह किस्त? मीर, ज़रा देखना चाहिए, यहाँ आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्ज़ा, तोफ खाना भी है, कहीं कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसी जवान है, लाल बंदरों के से मुँह, सूरत देख कर ही खौफ मालूम होता है। मिर्ज़ा, जनाब
हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है तो घर कैसे चलेंगे? मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तब देखा जाएगा, यह किस्त बस अब की शाह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने की कैसी ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है? मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में ना जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। लोग खाना खा खा कर आराम करके सो रहे होंगे। हुजूर जनाब साहब से भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा होगा कि फौज की वापसी की आहट मिली। जनाब वाजिद अली पकड़े गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना ही मार काट। एक एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बिना बहाए ना हुई होगी। यह वह अहिंसा थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध की विशाल देश के नवाब बंदी चला जाता है और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त है। यह राजनीति अंध पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शाह। मिर्ज़ा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किस्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं आते, कितनी दर्दनाक हालात होंगे। मीर, हाँ सो तो है, या लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हो। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए जनाब साहब के मातम में एक मरसिया कर डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई थी। खंडहर में चमगादड़ों का चीखना शुरू हो गया था। अबाबिलें आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे। दोनों मानो 2 खून के प्यासे शूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी कुछ अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते, लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढप पड़ जाती कि इससे बाजी खराब हो जाती। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते, चुटकियाँ लाते, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुनकर झुलझुलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते, पर ज्यों-ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती धैर्य हाथ से निकल जाता। यहाँ तक कि बात बात पर झुलझुलाने लगे, जनाब आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि एक चाल चलें और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार में ही चल दीजिए। आप मोहरों में हाथ क्यों रखते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरें ना छुइए। आप एक एक चाल आधे आधे घंटे में चलते हैं। इनकी सनद नहीं। जिसे चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाएगी। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत की से तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा,
तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर: वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता। मिर्ज़ा: क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पे अड़े थे। यह न दबता न वह दबता। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले: किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला किए हैं, आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर: क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? हाँ, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्ज़ा: अजीज आइए भी गजाउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची खाने में काम किया करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं है। मीर: क्यों अपने बुजुर्गों का मुँह कालिक लगाते हो? वे भी तो बावर्ची के यहाँ का काम करते थे। यहाँ तो हमेशा बादशाहत के दस्तरखान के पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्ज़ा: अरे चल चकराटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर। मीर: जनाब संभालिए वरना बहुत बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाली हैं और हौसला भी है। मिर्ज़ा: आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर: तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमरों से तलवार निकाली और नवाबी ज़माना था। सभी तलवार, पेशकश, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनके राजनीतिक दबाव का अंत पतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों न मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आई। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल दूषित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी।